नमस्ते मेरे प्यारे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे किशोरावस्था की ओर। ठीक है। तो आज भी बहुत सारी बातें हमने करनी है, तो आज की बातें करने से पहले, आज के टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम जाएंगे आज के विचार की तरफ। तो देखते हैं बच्चे आज का विचार क्या है। आज का विचार है, जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी पर उन्हें मात देने का हौसला रखना चाहिए। तो बेटा हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता कि हमेशा खुशियां हो, हमेशा हमें बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी चीज को पार कर जाए। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे जीवन में दुख और सुख एक ही सिक्के के पहलू की तरह आते जाते रहते हैं। तो जिंदगी में कभी भी आपके सामने कठिनाइयां आती हैं तो आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप उन कठिनाइयों को हरा सके, उन कठिनाइयों से जीत कर सफलता की ओर बढ़ना हमारा कर्तव्य है। तो सभी बच्चे आज से यह प्रण लेंगे कि आपके सामने कोई भी कठिनाई आए, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे और उन कठिनाइयों को हराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चे इसी विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे थे किशोरावस्था के बारे में। तो बेटा ये जीवन काल का एक ऐसा काल है, या फिर हम कह सकते हैं एक अजीब सा काल है, जिसमें आप ना बच्चे रहते हैं ना बड़े रहते हैं, है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, अभी आप इस उम्र में हो बच्चे, तो आप अभी किशोरावस्था में हो या एडोलसेंट स्टेज में हो। तो आप बच्चों को ऐसा लगता होगा कि अभी हम लोग बच्चे नहीं रह गए, ना ही हम बड़े हो गए हैं, है ना। तो यह ऐसा काल है जो बाल्यकाल एवं युवावस्था के बीच में आता है। यानी कि आप छोटे बच्चे होते हो, छोटे यानी कि बाल्यकाल से आते हो, और बाल्यकाल के बाद आप सीधे युवावस्था की तरह नहीं जाते, तरफ नहीं जाते, बल्कि इसके बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम किशोरावस्था अथवा एडोलसेंट स्टेज कहते हैं, है ना। यस। तो बच्चे हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद से ही हमारी वृद्धि शुरू हो जाती है, हम बढ़ने लगते हैं। परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, और यह वृद्धि जो है साफ साफ दिखाई देती है। तो देखते हैं बच्चे हमने पिछले क्लास में क्या बातें की, जरा देख कर आते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो वृद्धि जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है या प्राकृतिक प्रक्रम कहलाती है। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इस बात को आपने नोट करके रखना है। ऐसा एक स्टेज आता है जिसमें जनन परिपक्वता आती है। ओके। रिप्रोडक्टिव स्टेज में आप जब जाते हो तो उसके लिए आपके जो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका मैच्योर होना बहुत जरूरी होता है। तो इस स्टेज में ही क्या होता है, आपकी जनन परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था कहलाती है इस एक पर्टिकुलर स्टेज को। तो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से या फिर 19 वर्ष तक रहती है। तो इस उम्र में आपके शरीर में, आपके शारीरिक मानसिक सभी परिवर्तन जो है, शरीर जो आपके शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि किशोरों को जो है टीनेजर्स कहा जाता है ना, टीनेजर्स कहा जाता है। 13, 18, 19 ये सभी जो उम्र होती है आपकी इसी बीच आती है। तो इसी कारण से जो है इस उम्र को क्या कहा जाता है, इस उम्र के बच्चों को टीनेजर्स अथवा एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो बेटा अभी हम बात करेंगे कि ये जो किशोरावस्था होती है जिसमें यौवन आरंभ की शुरुआत होती है, बताया था मैंने आपको, है ना। तो यौवन आरंभ में आने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं स्त्रियों में और पुरुषों में, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें हम कहते हैं यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। तो इनको हम
बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। तो ये है यौवनारंभ में होने वाले होने वाले परिवर्तन। तो क्या क्या परिवर्तन होता है, ये हम एक एक करके एक एक पॉइंट वाइज को पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगे तो जरूर मुझे बताइएगा। ओके, चलिए। तो बेटा यौवन आरंभ में जो है ना, स्त्रियों और पुरुषों में, लड़कों और लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन उनमें आते हैं, शरीर में या मानसिक परिवर्तन जो भी आते हैं, हम पॉइंट वाइज इनको पढ़ेंगे। और ये जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस, आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो सबसे पहला है ऊंचाई में वृद्धि। आपने देखा होगा कि जब हम इस एज में आते हैं तो लंबाई में एकाएक वृद्धि होती है। और यह जो वृद्धि होती है, ये सभी के लिए दृष्टिगोचर परिवर्तन है ना। ये देखते हैं लोग कि हाँ भाई ये बच्चा जो है बड़ा हो रहा है। तो इस समय क्या होता है, शरीर की लंबी अस्थियों को, हाथों के पैरों की हस्तियों जो अस्थियां होती है हमारी, उनमें लंबाई आ जाती है, वो बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति जो है वो लंबा हो जाता है। अब दूसरा है शरीर के आकार में परिवर्तन। क्या है, शरीर के आकृति में या शरीर के आकार में परिवर्तन, चेंज इन बॉडी शेप। तो लड़कों और लड़कियों में जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो देखते हैं हम लोग क्या होता है लड़कों में। देखो लड़कों में शारीरिक पेशियां जो होती है लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। कैसे, आपने देखा होगा जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें मसल्स आने लगते हैं, है ना। लेकिन लड़कियों में ऐसे मसल्स आपने देखे नहीं होंगे। मसल्स होते हैं लड़कियों में, सभी में होते हैं, लेकिन उनकी जो मसल्स होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं, उनके शोल्डर्स ऐसे ब्रॉडर हो जाते हैं, चेस्ट वाइडर हो जाते हैं लड़कों में, है ना। तो किशोर अवस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन जो है अलग अलग होते हैं। अब दूसरी बात नोट करने की ये है कि आवाज में बदलाव, वॉइस चेंज। ठीक है, तो यौवन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। तो बेटा आपको पता है जो हमारा वॉइस कॉर्ड होता है जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं, जहां से हमारा, हम जो भी बातें करते हैं वो बाहर को स्वर के रूप में आता है, उसको हम स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो लैरिंग्स होता है यहाँ पर, इसमें भी क्या होने लगती है, डेवलपमेंट होने लगता है, वृद्धि होने लगती है। तो लड़कों का जो स्वरयंत्र होता है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो इस तरह से, है ना। तो लड़कों का जो स्वरयंत्र होता है वो विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। यानी कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जो स्वरयंत्र होते होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं और क्या हो जाता है, बड़ा होने लगता है। अब लड़कों का जो बढ़ता हुआ स्वरयंत्र होता है, जो लैरिंग्स होता है, गले के सामने की ओर, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। तो आप अपने क्लास में जो बच्चे हैं, लड़के हैं, बॉयज हैं, उन सबके गले के यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर उनमें थोड़ी सी ऐसे उभार आने लगती है। लेकिन लड़कियों में आप ऐसा नहीं देख सकते, है ना। लड़कियों में थोड़ा बहुत होता है लेकिन लड़कों के जितना नहीं होता। उनमें क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरह उभरे रूप में, सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में वो दिखाई देता है। और इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है इंग्लिश में, और कंठमणि कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या है, एडम्स एप्पल अथवा कंठमणि। ये जो उभरा हुआ भाग है ये स्वर यंत्र का उभरा भाग है। सुस्पष्ट उभरे भाग को हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, कंठमणि के नाम से जानते हैं। अब लड़कियों में
जो स्वर यंत्र होता है, जो लैरिंग्स होता है, वो अपेक्षाकृत छोटा होता है। लड़कों की अपेक्षा में लड़कियों का जो स्वर यंत्र होता है कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। जो उनका वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, वो छोटा होता है। अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देते। तो बाहर से अगर हम देखो तो लड़कों की तरह लड़कियों में वो दिखाई नहीं देता है। तो लड़कियों का स्वर जो होता है वो कैसा हो जाता है इस उम्र में? उच्च तारत्व वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? उनका जो साउंड होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है उच्च तारत्व वाला हो जाता है। ठीक है। यस। अब जो है लड़कों की यानी कि उनकी जो वॉइस होती है वो काफी डीप हो जाती है। तो लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला हो जाता है, जबकि लड़कों का स्वर जो होता है कैसे हो जाता है? गहरा हो जाता है। उनका वॉइस जो है वो काफी डीप हो जाता है। ठीक है। लड़कों का वॉइस जो है काफी डीप हो जाता है, लड़कियों की वॉइस जो है काफी हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है। ठीक है। तो इसे हम उच्च तारत्व वाला साउंड कहते हैं। यस। अब देखो अगला जो परिवर्तन आता है वो है श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। तो आपको पता है हमारे शरीर में श्वेत तथा तैल ग्रंथियां होती हैं, है ना? होती है कि नहीं? यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। श्वेत ग्रंथियां कहते हैं हम लोग उनको, स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। अब कुछ तैल ग्रंथियां भी होते हैं जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, या ऑयल ग्लैंड्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है बेटा? तैल ग्रंथियों को सेबेशियस ग्लैंड्स अथवा ऑयल ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो दोनों ग्रंथियां होती है इस उम्र के बच्चों में, उनकी जो क्रियाशीलता होती है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा होती है, यानी काफी एक्टिव होता है। तो इससे इसके कारण क्या होता है आपने नोट किया होगा, इस उम्र में आते आते क्या हो जाता है? देखो किशोर अवस्था में श्वेत एवं तैल ग्रंथियों का जो स्राव बढ़ जाता है, यानी कि वो ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और साथ साथ तेल, ऑयल जैसा कुछ जो है सेक्रीशन आपके फेस में, बॉडी में सब सेक्रीट होने लगता है। तो इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण, क्योंकि ये जो तैल ग्रंथियां और ये जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स और ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स वगैरह है, ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है बेटा? जो व्यक्ति होते हैं, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके चेहरों पर फुंसियां और मुहासे आने लगते हैं, है ना? इस उम्र में आप सबके देखे होंगे, आपके मुंह में से तेली तेली सा लगता है, ऐसे आप कितनी बार भी फेस को वॉश करो तब भी ऐसे ऑयली ऑयली सा लगता है आपको। और ऊपर से मुंह मुंह में क्या आते हैं बेटा? चेहरे पर फुंसियां, मुहासे, पिंपल्स कहते हैं उनको, वो आने लगते हैं। और देखो मानसिक और बौद्धिक, ठीक है, फिर क्या होता है? मानसिक और बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्वता तक पहुंचना। तो ये एक ऐसा एज है जिसमें कि जो बच्चे एडोलसेंट स्टेज में होते हैं, वो उनका जो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है। क्या आ जाता है बेटा उनमें? मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मेच्योरिटी, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्वता। तो किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी होती है। तो बेटा आप सोचो, छोटे बच्चे हो, आप लोगों में ज्यादा सोचने की वो नहीं होती है ना, आप खेलते कूदते रहते हो, फिर आप ज्यादा कुछ सोचते नहीं हो, गुस्सा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, इस तरह से। लेकिन इस एज में आते आते आप में एक अजीब सी एक मेच्योरिटी आने लगती है, जिसे हम मानसिक, बौद्धिक और भावात्मक परिपक्वता कहते हैं। तो हमारे सोचने का जो ढंग होता है ना, उसमें परिवर्तन आता है। तो पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे एज में आप जो है सोचते हो कि हाँ भाई हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमें थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, और अपने प्रति, आप अपने बॉडी के प्रति कॉन्शियस होने लगते हो, अपने फेस की तरफ कॉन्शियस होने लगते हो। आप सोचते हो मेरे पिंपल्स आए हुए हैं, अब मैं इन पिंपल्स को कैसे हटाऊं, मैं कैसे सुंदर दिखूं, या मैं कैसी सुंदर दिखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपकी जो वस्त्र धारण होता है उसमें भी आप
नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, है कि नहीं? मैं सच बोल रही हूँ ना? तो बेटा ऐसे इस तरह से उनमें बौद्धिक विकास भी आने लगते हैं और सोचने विचारने में काफी समय ले लेते हैं, यानी कि किसी चीज को वो लोग काफी गहराई में सोचने का प्रयत्न करने लगते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तब कोई कुछ बोलता है तो आप उसी समय सुन लेते हो और एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हो, है ना? तो इस उम्र में आते आते आप थोड़ी सी बातों को आप गहराई में सोचने लगते हो कि भाई मम्मा ने ये कहा है या डैडा ने पापा ने ये कहा है या आपके बड़ों ने टीचर्स ने ये कहा है, तो वो क्यों कहा है, किस लिए कहा है। इस तरह से आप थोड़ी बहुत बातों को सोचने का प्रयास करते हो, है ना? तो इसीलिए बेटा कहा गया है इस उम्र में जो है आते आते मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी जो है आने लगती। और अगला इंपॉर्टेंट बात ये है कि यौन अंगों का विकास होने लगता है। तो आपके जो शरीर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना बेटा, उसमें जो है मैच्योरिटी आने लगती है। और देखो बेटा, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं हमारे बॉडी में, तो जिसे हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण अथवा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये वे विशेषताएं हैं जो नर और मादा के अंदर अंतर करने में मदद करती है। ठीक है, यानी कि नर में क्या, नर कौन है, मादा कौन है, इनमें अंतर क्या है। तो इसमें क्या होता है बेटा, द्वितीय लैंगिक लक्षण आने लगते हैं। तो प्रजनन अंग, वृषण और अंडाशय, आपको पता है हमने पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में इनके बारे में पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो मेल में होता है वो वृषण होता है ना, मेन जो ऑर्गन होता है। और स्त्रियों में अंडाशय अथवा ओवरी है, जो क्या करते हैं, युग्मक उत्पन्न करते हैं, गेमीट्स का उत्पन्न करते हैं, गेमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। नर में क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, कौन सा गेमीट होता है उसमें, शुक्राणु। और मादा में अंडाणु, है ना, यानी कि मेल्स में क्या, स्पर्म्स, और मादा में यानी कि फीमेल्स में ओवम। वेरी गुड। और देखो पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षण कौन कौन से होते हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे स्त्रियों में और पुरुषों में, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी में कोई डाउट ना रह जाए। तो बेटा जैसे कि हमने आपको बताया वृद्धि होती है शरीर की, उनमें क्या क्या, उनकी बॉडी जो है मस्कुलर हो जाती है, कंधों का चौड़ा होना यानी कि उनका चेस्ट जो होता है चौड़ा होने लगता है, आवाज भारी होने लगती है ना, उनका वॉइस जो होती है डीप होती है, जो एडम्स एप्पल के बारे में मैंने आपको बताया, लैरिंग्स में जो उभार होता है, वो सब के कारण उनमें बदलाव आता है। और देखो दाढ़ी और मूछ का दिखना, है ना, दाढ़ी और मूछ आने लगती है, उस उम्र में आते आते बच्चों के दाढ़ी और मूछ निकलते हैं। यौन अंगों, वृषण और लिंग की वृद्धि होती है, उनके जो यौन अंग होते हैं यानी कि मेल्स में जो यौन अंग होते हैं उनमें वृद्धि होती है, वृषण और लिंग जो होते हैं उनमें वृद्धि आने लगती है। और महिलाओं में द्वितीय यौन यौन जो है विषय की विशेषताएं क्या है बेटा, कौन से लक्षण होते हैं उनमें, देखते हैं। ऊंची आवाज, है ना, ऊंची आवाज यानी कि उनकी वॉइस जो होती है कैसी हो जाती है, हाई पिच्ड हो जाती है। और मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उनमें। तो वो मासिक धर्म चक्र के बारे में हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी मैं उनके फीचर्स ऐसे बताते जा रही हूँ आपको। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होती है, यानी कि स्तनों का जो है उनमें क्या हो जाता है, स्तन जो है वो बढ़ने लगते हैं, लड़कियों की बात कर रही हूं मैं। और फेलोपियन ट्यूब और गर्भाशय जैसे द्वितीय यौन अंगों की परिपक्वता आने लगती है। तो बेटा जो फेलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पर ये वाला, है ना, अंडवाहिनी जिसको कहते हैं उसका, और जो गर्भाशय है उसमें जो है परिपक्वता आने लगती है, यानी कि उसमें क्या आने लगता है, मैच्योरिटी आने लगती है। ठीक है, तो इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई बेटा, किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सभी जो है द्वितीयक यौन यौन लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं ये सारे जो
लक्षण होते हैं, यानी कि ये सारे जो परिवर्तन होते हैं, ये सभी परिवर्तन किसके कारण, हमारे शरीर में क्या ऐसी बात है जो जिसके कारण इतने सब परिवर्तन यौवन आरंभ में आते हैं। तो बेटा हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? हार्मोन। ठीक है, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। अब ये जो हार्मोन है ये क्या है? देखो, ये जो हार्मोन होते हैं ये कुछ ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। उन ग्रंथियों को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या कहते हैं बेटा उनका? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। ओके, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इस जो ग्रंथियों से भरपूर जो सिस्टम होता है उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम कहते हैं एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये क्या कार्य करती, देखे जरा। चलिए, यस, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या कार्य होता है हमारे शरीर। तो बेटा हमें पता है जो हम लोग जीव जंतुएं होते हैं, हमें जो है तंत्रिकीय संयमन के अतिरिक्त, यानी कि हमारा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी में, वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है ना। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, ये सभी कार्यों पर नियंत्रण कौन रखता है बेटा? हमारी तंत्रिकीय सिस्टम, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें कि ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड सब आता है, वो करता है। अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रण करता है। ये रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? हार्मोन्स कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं बेटा? हार्मोन्स। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है। ओके, अब शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं और इन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड्स, कुछ विशेष प्रकार की जो ग्रंथियां होती है जो किसका स्रावण करती है, किसको सेक्रेट करती है बेटा? किसको सेक्रेट करती है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, ये जो चित्र में दिखाए गए हैं ना, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये क्या है? देखो यहाँ पर जो होती है, ये ऊपर यहाँ पर ब्रेन के यहाँ पर इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये हम डिटेल में आपको, बहुत ही डिटेल में आपको उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं और उनके कार्य क्या क्या है, उनके फंक्शंस क्या क्या है। अब यहाँ पर गले की तरफ आ जाए तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि, क्या है? थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड, ओके, थायराइड ग्लैंड अथवा थायराइड ग्रंथि। अब देखो आप, यहाँ पर हमारे दो वृक्क हैं, दो किडनीज हैं। यहाँ पर किडनीज के ठीक ऊपर, दोनों किडनीज के ठीक ऊपर आपको दो ग्रंथियां यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। इनको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स। ओके, क्या कहा जाता है? एड्रीनल ग्लैंड्स अथवा एड्रीनल ग्रंथि। देन ये वाला जो है हमारे पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज जो होते हैं ना बेटा, हमारे पैंक्रियाज बहुत से कार्य करते हैं, डाइजेशन में भी वो हेल्प करते हैं। और तो और क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी ये कार्य करता है, जो हार्मोन्स का स्रावन करता है। ओके, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ये बनाता है जिससे कि हमारा पाचन जो है सुगम हो जाए। आपने इंसुलिन का तो नाम सुना ही होगा, है ना? तो उस इंसुलिन का स्रावन कौन करता है? ये हमारे पैंक्रियास करते हैं। तो ये वाला जो है पैंक्रियास है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है।
और पुरुषों में जो है वृषण, पुरुषों में वृषण जो है या टेस्टिस जो होते हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में कार्य करते हैं, जो किसको स्राव करते हैं बेटा, कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं वो हम पढ़ेंगे। और स्त्रियों की बात करें हम लोग तो अंडाशय, स्त्रियों की बात करें तो अंडाशय जो है हार्मोन्स का स्रावण करती है। राइट, ओके। चलिए, तो शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स का स्राव करती है, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। अब हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स जो है रक्त द्वारा, जो ब्लड होता है हमारा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है रक्त अथवा ब्लड, तो हार्मोन्स जो है रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाता है। यानी कि हार्मोन्स जो है वो अपने अपने ग्लैंड्स में से, अपने अपने ग्लैंड्स में से, ग्रंथियों से रिलीज होते हैं। और कैसे, कहाँ, पूरे शरीर में कैसे संचारित होते हैं, कैसे सर्कुलेट होते हैं बेटा, रक्त के द्वारा, है ना। तो हार्मोन्स जो है रासायनिक संदेश वाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो क्या करते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या करते हैं, रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारण करते हैं, और जहां जहां इन्हें जाना होता है, जिस जिस अंग को इन्हें प्रेरित करना होता है कि भाई तुमने ये कार्य करना है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, ये सभी कार्य कौन करेगा, ये ही, ये हमारे हार्मोन्स करेंगे जो ब्लड द्वारा सर्कुलेट होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं अथवा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो किशोरावस्था में अथवा एडोलसेंस स्टेज में ये जो जितने भी ग्रंथियां होते हैं, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो काफी एक्टिव होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियां। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये कौन कौन से हैं जरा मैं आप पहले, सबसे पहले हम लोग जरा लिख लेते हैं। पहला है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ओके, दूसरा है थायराइड ग्रंथि। तीसरा एड्रीनल ग्रंथि। चौथा अग्न्याशय। फिफ्थ वन, अगर स्त्रियां हैं, फीमेल्स हैं, तो उनमें अंडाशय, अंडाशय ये स्त्रियों में। ठीक है, और पुरुषों में वृषण, वृषण ये पुरुष में। ओके बेटा, तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ये थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड
अग्नाशय को कहा जाता है पैंक्रियास, अंडाशय ओवरी, और वृषण टेस्टिस। ठीक है बच्चे, तो इसको जरा एक बार पढ़कर आइएगा, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। उसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इनके कार्य क्या क्या है, इनके लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, ये क्या क्या कौन कौन से हॉर्मोन्स को सेक्रीट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।